नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 12 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। गुप्त वंश का हमने समापन किया था पिछले लेक्चर में और यहाँ गुप्तोत्तर काल की शुरुआत हो चुकी है। पुष्यभूति वंश को पहले देखिए। पुष्यभूति के राज्यों के बारे में यानी पुष्यभूति वंश के राजाओं के बारे में असल में दो ग्रंथों से जानकारी मिलती है। एक तो वेनसांग का यात्रा वृत्तांत है जो कि विदेशी विवरण है, और दूसरा जो स्थानीय विवरण है उसमें राजा हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनकी रचना है हर्षचरित, जिसमें कि एक पार्ट तो बाणभट्ट की खुद की आत्मकथा है और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसमें राजा हर्ष के बारे में लिखा गया है। तो इन दोनों ही ग्रंथों से हमें सूचनाएं मिलती हैं। अब इसमें जिन राजाओं को हम देखेंगे, सबसे पहले प्रभाकर वर्धन को देखेंगे क्योंकि ये योग्य राजा थे। इनसे पीछे 3 राजा हो चुके हैं, ये चौथे नंबर के थे, लेकिन योग्यता इनकी ऐसी थी कि पहली बार इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को धारण किया। इससे पीछे वाले जो 3 हैं वो सिर्फ महाराज की उपाधि तक ही सीमित रह गए। अब यहाँ चौथे नंबर के शासक के तौर पे आप प्रभाकर वर्धन को देख रहे हैं, जिसने कि वास्तव में पुष्यभूति राजवंश की नींव रखी, वास्तविक संस्थापक। और सबसे पहले राजाओं की मतलब जो पुष्यभूति राजा हैं उनमें सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने ही धारण की थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, कृष्ण और राजश्री प्रभाकर वर्धन की संतानें थी। ये 4 इनके बेटे बेटियां थे, मतलब बेटी इसमें राजश्री है। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन से होता है और यहीं से समस्या खड़ी होती है। मालवा का राजा था देवगुप्त, वो राजश्री के पति की हत्या कर देता है धोखे से और राजश्री को बंदी बना लेता है। अब राज्यवर्धन जो है वो देवगुप्त को मार तो देते हैं और राजश्री जो है वो कैद से छूट भी जाती है, वो वहां से भाग जाती है जान बचा के। लेकिन राज्यवर्धन को कुछ ही दिनों में जो देवगुप्त का मित्र था शशांक, जो कि गौड़ राजा था जिसका शासन बंगाल और बिहार पे था, वो मार डालता है। तो हर्षवर्धन के बड़े भाई और हर्षवर्धन के बहनोई दोनों को मार दिया जाता है और उस समय राजा हर्ष की अवस्था रहती है मात्र 16 वर्ष की। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि बहन पर बहुत गंभीर संकट है तो वो तुरंत ही उसे मुक्त कराने के लिए निकल पड़ते हैं और अपने भाई का प्रतिशोध लेने के लिए और शशांक को उसकी करनी का दंड देते हैं। राजश्री को वो आत्महत्या करने से रोकते हैं, वो सती होने जा रही थी ऐसा कहा जाता है। बाणभट्ट का जो वृत्तांत है उसमें ऐसा कहा गया। तो उसके बाद उसे राज्य वापस दिलवाते हैं और राज्य का उत्तराधिकारी खुद बन के राज्य को संभालते हैं। अपनी राजधानी को भी वो ट्रांसफर कर लेते हैं कन्नौज की ओर। तो इस तरह से राजा हर्ष का पूरा जो केंद्र बिंदु है वो इसी में आकर सिमट जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं। और प्रभाकर वर्धन की मौत के बाद जो कायदे से राजा बनना था वो तो राज्यवर्धन को बनना था, लेकिन वो मारे जाते हैं। तो उसके बाद हर्ष को असामयिक मुकुट संभालना पड़ता है। दानशीलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और इनका जो समय है आप देख रहे हैं, ये देखिए 606 से लेकर 647। अच्छा, परम सौगात जो है ये राज्यवर्धन की उपाधि थी, परम सौगात इनको कहा जाता था। और इनके प्रभाकर वर्धन के दरबार में 2 वैद्य हुआ करते थे जिसमें कि रसायन और सुषेण का नाम आप देखते हैं। राज्यवर्धन द्वितीय ये भाई थे हर्ष के बड़े भाई। इनकी मृत्यु होती है 606 में और 606 से फिर राजा हर्ष जो है वो राजा बन जाते हैं, मतलब महाराजाधिराज बन जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था उनकी मात्र उस समय रहती है और कहा जाता है कि उत्तर भारत के ये अंतिम हिंदू राजा थे। मूल रूप से शैव थे और बौद्ध धर्म का काफ़ी हद तक इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन बौद्ध धर्म को स्वीकारा नहीं था। बौद्ध धर्म का ये आदर करते थे, दान देते थे, लेकिन स्वीकार नहीं करते थे। हर्ष की दानशीलता इतनी ज़्यादा थी कि उसे उत्तर का भगवान कहा जाता था। तो ये सारी इसमें कथाएं हैं और बौद्धों को बहुत उदारता से दान दिया। शिलादित्य के नाम से भी इन्हें संबोधित किया गया है, भारतीय हातिम कहा गया है। तो ये सब आपने देखा, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। मुख्य बात यह है कि देखिए यहाँ उपाधियाँ दी हुई हैं। हर्षवर्धन ने परम महेश्वर, परम भट्टारक इत्यादि की उपाधि को धारण किया था और हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट हैं, ये दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, ये आप देख ही रहे। और प्रयागराज में पवित्र उत्सव मनाया जाता था। तो जो कुंभ मेला है वो राजा हर्ष की ही देन कही जाती है और उसकी प्राचीन मान्यता ये है कि अमृत कलश से जो छिटकी हुई अमृत की बूंदें थी, जब देव और दानवों में खींचातानी हो रही थी अमृत पीने के लिए, तो घड़े में से कुछ बूंदें जो है वो नीचे छिटक जाती हैं और पृथ्वी पर जहाँ गिरती हैं वहाँ पर ये पवित्र मेला लगता है, मतलब कुंभ का आयोजन होता है। तो जो महाकुंभ है वो 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है और जो अर्ध कुंभ होता है यानी जिसे अब कुंभ कहा जाता है वो 6 वर्ष के अंतराल पे लगता है। तो ये सब जो पवित्र उत्सव हैं इनका आयोजन ये करवाते थे और उस समय दिल खोल कर दान दिया करते थे। इसके अलावा महामोक्ष परिषद का भी आयोजन किया जाता था और इस मौके पर सूर्य शिव, मतलब भगवान सूर्य और शिव देव की जो शिव भगवान की जो प्रतिमाएं हैं उनकी पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा होती थी। तो शैव मतावलंबी ये थे ही, महादेव के भक्त थे और उसके अलावा बुद्ध की मूर्तियां भी वहाँ पर होती थी जो कि बौद्ध धर्म में इनकी आस्था थी।
3 नाटक हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं। एक तो प्रियदर्शिका है, दूसरा रत्नावली है, तीसरा नागानंद है। और नालंदा में एक बहुत बड़ा मठ भी इन्होंने बनवाया था। राजा पहले के जो बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखते थे या फिर जैन धर्म में, तो वो इनके लिए मठ विहार इत्यादि बनवा देते थे। बाणभट्ट ये हर्षचरित और पार्वती परिणय इस तरह की कुछ पुस्तकों के लेखक हैं। और भी किताबें हैं लेकिन जो मुख्य हैं उनके नाम दिए हैं। इसके अलावा मयूर नाम के एक और कवि थे, इन्होंने मयूर शतक लिखा था। और एक व्याकरणविद थे, इनका नाम था भर्तृहरि। और मतंग दिवाकर, ये भी कुशल लेखक थे, मतलब अच्छे खासे लेखन शैली इनकी थी, तो इनकी भी रचनाएं आप देखते हैं। सिरपुर में ईंटों से बना हुआ लक्ष्मण जी का मंदिर है और ये हर्षवर्धन के ही शासनकाल में बना है। हर्षवर्धन शिव के अनुयायी थे, भगवान शिव की पूजा करते थे और महायान बौद्ध धर्म में ये शामिल हो गए थे ऐसा कहा जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म को इन्होंने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। हर्षवर्धन का साम्राज्य कैसा था? तो प्रारंभ में राज्यवर्धन ने प्रभाकर वर्धन पर सफलता प्राप्त की। मतलब ये है कि प्रभाकर वर्धन जितना प्रतापी शासक थे, राज्यवर्धन उससे जरा भी कम नहीं थे, मतलब ये भी उतने ही योग्य थे। लेकिन हर्ष ने जब शासन संभाला तो ये जो समय था ये स्वर्ण काल में तब्दील हो गया। मतलब ये पूरे वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का एक अच्छा समय कहा जा सकता है। और असामयिक मृत्यु होती है राज्यवर्धन की, तो वो कहानी हमने पीछे ही देख ली। और बहनोई ग्रहवर्मन की भी हत्या हो गई थी हर्ष के, और बहन राजश्री को बंधक बना लिया गया था। तो मालवा सेना को हराकर देवगुप्त को मार तो देते हैं राज्यवर्धन, लेकिन खुद भी मारे जाते हैं। तो शशांक वही राजा थे, ये शैव मतावलंबी खुद भी थे। इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये वर्मन और जो इधर आप देख रहे हैं ये पुष्यभूति, इन लोगों का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि ये जानते थे कि ये बौद्धों के प्रति उदारता रखते हैं। तो शशांक ने क्या किया, इन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचंड विरोध किया। जैसे आप देखते हैं ना पुष्यमित्र शुंग, वो भी बौद्धों के प्रति बहुत खिलाफ रहते थे। उनका ऐसा मानना था कि मौर्य साम्राज्य जैसा जो अक्षुण्ण साम्राज्य था वो सिर्फ बौद्ध धर्म की वजह से तबाह हो गया, ये उनका मानना था। और इस वजह से उन्होंने बहुत सारे विहारों और स्तूपों को नष्ट करवाया था। तो ठीक वैसे ही यहाँ शशांक का क्या था कि बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया। पेड़ का इसमें क्या दोष था? तो पेड़ को ही कटवा दिया और कन्नौज पे कब्जा कर लिया। लेकिन तत्काल कन्नौज पे आक्रमण करके राजा हर्ष जो है वो अपनी बहन को मुक्त कराते हैं और शशांक को भी हरा देते हैं। उड़ीसा का जो कोंगोडा क्षेत्र है वहाँ पे कब्जा भी कर लेते हैं। हर्ष ने अपने शासनकाल में बहुत सारे सैन्य अभियान जीते थे और उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था। 5 भारतीय क्षेत्र, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, कन्नौज और मिथिला, ये इनके अधिकार क्षेत्र में आते थे। अब आगे देखते हैं। संपूर्ण साम्राज्य में पूरे हर्ष का साम्राज्य अगर आप देखें तो थानेश्वर, कन्नौज, अहिछत्र यानी कांपिल्य क्षेत्र और श्रावस्ती और प्रयाग ये मुख्य क्षेत्र थे। और इनका साम्राज्य मगध और ओडिशा तक फैला था ऐसा कहा जाता है। साम्राज्य जो इनका था, मतलब हर्षवर्धन का, इसकी राजधानी मूल रूप से थानेश्वर थी। लेकिन आपने पीछे राजश्री वाला जो मामला है उसको देखा तो बहन अकेली हो गई थी, उसे सपोर्ट करना था, तो इसलिए ये कन्नौज उसे ट्रांसफर कर देते हैं। और नर्मदा नदी इनके राज्य की दक्षिणी सीमा थी। दक्षिण में इनका राज्य नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को, और इनकी किताब का नाम है सीयूकी, जो कि एक यात्रा वृतांत है। और 629 से लेकर 644 के दौरान ये भारत की यात्रा पर रहता है। तो उस समय का जो घटनाक्रम था, राजनीतिक घटनाक्रम था या सामाजिक था, उन सब चीज़ों को ये अपनी किताब में लिखता है। हर्षवर्धन के समकालीन थे वल्लभी के राजा ध्रुवसेन द्वितीय। हर्ष ने इनको हराया, लेकिन बाद में अपनी बेटी का विवाह ध्रुवसेन से कर दिया, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, यानी मित्रता हो गई। इसके बाद जो अगला राजवंश गुप्तोत्तर काल में देखने योग्य है वो है मैत्रक वंश। और मैत्रक गुप्त शासकों के ही अधीन शासक थे। तो गुप्तोत्तर काल में जितने भी राजवंशों को आप देख रहे हैं ये सब गुप्तों के ही सामंत हुआ करते थे। गुप्त वंश के पूरे साम्राज्य में प्रतापी शासक तो थे, लेकिन सामंतशाही बहुत प्रचंड मात्रा में थी और ये साम्राज्य के विघटन का कारण बनती है। एकीकृत प्रशासन नहीं था और बाद में यही सामंत काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं और अलग अलग राज्य अपना बना लेते हैं। तो मैत्रक वंश का यही हाल था। गुजरात के सौराष्ट्र पर शासन करके पश्चिमी भारत में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करते हैं। मैत्रक शासकों ने, यहाँ आप देख रहे हैं, मैत्रक शासकों ने ध्रुवसेन द्वितीय के तौर पे सबसे प्रतापी शासक को प्राप्त किया था। ध्रुवसेन द्वितीय जो है वो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शासक हुए थे। बाद में आपने देखा है कि हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया। और वेनसांग ने हमें बताया कि हर्ष के प्रयाग महासभा में ध्रुवसेन द्वितीय शामिल हुए थे और मैत्रक ने वल्लभी को अपनी राजधानी के तौर पर विकसित किया था। मतलब इस वंश का जो ज़्यादातर संकेंद्रण था वो वल्लभी के आसपास था और ये शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। ध्रुवसेन ने हर्ष के प्रयाग और कन्नौज के धार्मिक समारोहों में भाग लिया और महाकवि भट्टीधरसेन जो है ये इसी के दरबार में रहा करते थे। इसके बाद आप मौखरियों को देख लीजिए। तो मौखरी भी गुप्तकालीन शासकों के अधीन सामंत हुआ करते थे, सामंत की पदवी धारण करते थे। बाद में ये स्वतंत्र शासन करने लगते हैं और धीरे धीरे उत्तर भारत के राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का ये स्थान ले लेता है कन्नौज। तो इस क्षेत्र को ये अपने अधिकार में कर लेते हैं। कनिंघम के द्वारा मौखरी और मौर्यों में समानता स्वीकार की गई। मौखरी वंश की जानकारी प्रमुख तौर पे अगर देखें तो हरहा लेख और जो असीरगढ़ का मुद्रा लेख है वहाँ से प्राप्त होती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मौखरी शब्द का उल्लेख है, यानी वंश की पूरी जानकारी तो नहीं लेकिन शब्द का उल्लेख वहाँ भी दिखता है।
मौखरी भी शैव मतावलंबी थे और मौर्य भी जो थे वो शुरुआत में शैव मतावलंबी ही थे। अशोक के समय में और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी जैनिज्म की ओर ये झुक जाते हैं, फिर अशोक के समय में बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, तो वो बात की बात है। ये सब शैव उपासक थे और अभिलेख नागार्जुन और बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। जौनपुर और हरहा यानी हरहा क्षेत्र जो है ये बाराबंकी का है, तो वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। इनकी मुद्राएं भिटौरा, अयोध्या और अहिछत्र से मिलती हैं। असीरगढ़ का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से ईशान वर्मन को मौखरी साम्राज्य का असली संस्थापक माना जाता है, जैसे आपने पीछे पुष्यभूति वंश में देखा था। और ईशान वर्मन महाराजाधिराज की उपाधि को धारण करने वाला व्यक्ति था और मुद्राएं चलाने वाला पहला मौखरी शासक था। तो महाराजाधिराज की पदवी उस समय काफ़ी अच्छी मानी जाती थी। प्रतापी राजा को कहा जाता था, जिसका सबके ऊपर कंट्रोल होता था। और इनके शासनकाल में मौखरी साम्राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गौड़वाहु क्षेत्र यानी बंगाल की बात हो रही है, वहाँ तक फैला हुआ था। और आंध्र के राजा ईशान वर्मन से हार गए थे, तो संभव है कि विष्णुकुंदिन परिवार के सदस्य थे। तो ऐसे कुछ फुटकर सूचनाएं आपको दी जा रही। अब गुप्तोत्तर काल और गुप्त डायनेस्टी से भी जुड़े हुए कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं। जैसे कि आप देखें कि गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था में भूमिकर संग्रहण करने के लिए ध्रुवाधिकरण या भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए महाछपटलिक और कारणिक, जिसे कि रजिस्ट्रार आज के समय में आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं, तो इस नाम से पदाधिकारी हुआ करते थे। प्रशासन इनका भी काफ़ी सुसंगठित था। और गुप्तवंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज और देवक्षी नाम के संबोधनों से नवाजा गया था। गुप्त काल में पूर्वी भारत से होने वाला सामुद्रिक व्यापार, इसका सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था बंगाल। ताम्रलिप्ति नाम का वहाँ पे बंदरगाह था, जिसे कि बाद में तामलुक कहा गया। और गुप्त सोने के जो सिक्के थे उन्हें दीनार कहा जाता है, लैटिन भाषा से लिया गया ये नाम है। और विष्टि वेगार ये होता था श्रम, ठीक, श्रम के लिए प्रयुक्त होता था। और सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो कुमारामात्य होता था। असल में ये राज परिवार से ही संबंधित होता था। बयाना राजस्थान के भरतपुर जिले से प्रचुर मात्रा में गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यहाँ तक शासन फैला हुआ था। और गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर स्कंदगुप्त तक के काल के, यानी जितने भी प्रतापी शासक हुए हैं लगभग सभी को इसमें समेट लिया गया। तो वहाँ तक के सिक्कों में सबसे ज़्यादा सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के हैं, यानी विक्रमादित्य के समय के हैं। गुप्त काल में मंदिर वास्तुकला काफ़ी प्रमुख थी और गंगा और यमुना की आकृतियाँ सबसे पहले यहीं पर मिलती हैं। सती प्रथा के सबसे पहले जो अभिलेखीय प्रमाण है वो एरण अभिलेख से प्राप्त होते हैं। ये आपने फैक्ट के तौर पे वैसे भी देखा होगा। गोपराज नाम के सेनापति की, जो कि गुप्त राजाओं के सेनापति थे, तो उनकी पत्नी थी और वो सती हो जाती है। तो वो सती प्रथा का जो वर्णन है वो यहाँ से दिखता है। अब कुछ फुटकर सूचनाओं को देख लेते हैं। तो सामान्य जागरूकता में भारत के लोक नृत्यों को देखिए। सबसे पहले लोक नृत्य में पहले है छऊ, और छऊ शब्द जो है वो छाया से लिया गया है। इसका मतलब होता है परछाई। अब इसकी 3 शैलियाँ होती हैं। इसमें किसी राज्य का नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये 3 अलग अलग राज्यों में प्रसिद्ध है। तो झारखंड में सरायकेला छऊ इसको कहा जाता है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ कहा जाता है, जिलेवार नाम रखा गया है, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ कहा जाता है। 2010 में यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों वाली सूची है उसमें 2010 में छऊ को शामिल किया गया था। इसके बाद आप आगे देखें, अगले नृत्य के रूप को देखते हैं जो कि लोक नृत्य ही है। गरबा आप सभी जानते हैं, गुजरात का है, लोकप्रिय नृत्य कहा जाता है इसे। नवरात्र के अवसर पर किया जाता है ये। तरंग मेल गोवा का है, ये दशहरा और होली के मौके पर पेश किया जाता है। घूमर या गंगोर कहा जाता है, राजस्थान का है। भील जनजाति की महिलाओं के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। परंपरागत तो ये है ही है। लोक नृत्य जितने भी हैं सभी परंपरा का ही हिस्सा है। कालबेलिया भी राजस्थान का ही है, और कालबेलिया वहाँ कहा जाता है सपेरों के समुदाय को। वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये भाव भंगिमा युक्त नृत्य पेश किया जाता है। पोशाकें और नृत्य की जो चाल है, मतलब इनकी जो आकार आकृति होती है, सर्प के समान ये अपनी आकृति को या अपनी चाल को पेश करते हैं। इसके बाद चारब आप देख रहे हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। दशहरे के मौके पर जो कुल्लू का दशहरा होता है उस मौके पर पेश किया जाता है और लोकप्रिय लोक नृत्य है। इसके बाद भांगड़ा और गिद्दा दोनों को देखें तो दोनों जो है एक महिला संस्करण और एक पुरुष संस्करण है। ऊर्जावान ये नृत्य होता है और ढोल की थापों पर ये काफ़ी उत्तेजक तरीके से किया जाता है। गिद्दा जो है वो भांगड़ा का नारी संस्करण है। दादरा होता है उत्तर प्रदेश में और ये लोकप्रिय नृत्य है। अर्धशास्त्रीय रूप है उसका, मतलब पूर्ण शास्त्रीय नृत्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन शास्त्रीयता की इसमें मिठास है। और जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है। लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नर्तकों के द्वारा ये काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके बाद आप जवारा को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का है। जवारा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय एक फसल कटाई नृत्य है। मटकी को देखें, ये मालवा क्षेत्र का है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके द्वारा विवाह और अन्य उत्सवों पर इसे किया जाता है। नेक्स्ट, गौर मारिया भैंसे की सींग से तात्पर्य है। ये छत्तीसगढ़ का है। बस्तर क्षेत्र में रहने वाली जो मुरिया ट्राइब है वो इसको करती है। अनुष्ठानिक नृत्य होता है ये। और आलकाप जो है वो झारखंड का है, यहाँ आप देख रहे हैं।
राजमहल की पहाड़ियों और पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र है वहाँ पर ये नृत्य नाटिका के तौर पे पेश किया जाता है। बिरहा पूर्वांचल और बिहार दोनों में है। इसको विदेशिया से जोड़कर देखा जाता है। भिखारी ठाकुर का जो विदेशिया पूरा स्वरूप था उसी से ये जुड़ा हुआ है। तो बिरह वेदना होती है, महिलाओं की अपनी व्यथा होती है और इसमें साथी घर से दूर हो या घर वाले सताएं, दोनों ही वजह हो सकती है। असल में महिलाओं की दशा अपने समाज में पहले बहुत गड़बड़ हुआ करती थी। बड़े पैमाने पर सुधार तो हुआ लेकिन अभी भी पूर्ण सुधार नहीं हुआ है। अभी भी जो लक्ष्य है वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। तो महिलाओं की दशा एक समय ऐसी हुआ करती थी कि ससुराल जाने के बाद वो मायके का मुंह नहीं देख पाती थी। जब घर से विदा होती थी तो इतना बुरी तरह से रोती थी क्योंकि उन्हें पता होता था कि अब उनकी डोली ही जा रही है और अर्थी ही आएगी, ऐसा। तो ये पहले की परंपरा थी। दूसरी बात यह है कि सताया बहुत जाता था। महिला जो थी वो बेबस होती थी। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का रिवाज था नहीं, तो आत्मनिर्भरता उनके अंदर होती नहीं थी। माता पिता पहले ही टांग तोड़ देते थे, चाहे समाज के भय से या अपनी मानसिकता की वजह से। और उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई की नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं सीखा जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो सके, तो वही चूल्हे चौके तक वो सीमित रह जाती थी। उनको खेल भी ऐसे ही खेलने दिए जाते थे जो कि चूल्हे चौके से जुड़े हुए हो। और जब ससुराल में जाती थी तो जो वहाँ की सास और ननद होती थी वो पर्याप्त मात्रा में शोषण करती थी। सारा काम इनके जिम्मे छोड़ के अपने बैठ जाती थी और मार पिटाई भी होती थी। तो कभी कभी तो जो बैठने वाला पाटा होता है लकड़ी का, उसी से उठाकर मार देते थे। तो बहू के साथ एक नौकरानी से भी ज़्यादा बदतर बर्ताव किया जाता था। और जब कुछ बोलने के लिए हो तो बोलने नहीं देते थे। तो ऐसे में खुलकर बोलना संभव नहीं था। तो वो बिरहा के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपने दर्द को कह पाती थी और सुनने वाला कोई नहीं था। तो ये चीज़। अब इसके बाद आप देखें पाइका, तो ये ओडिशा का है। पाइका ओडिशा के दक्षिणी भागों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य होता है और लंबे भाले के का एक प्रकार का ये नाम है। बारगुम्बा, ये आप देखें बागुरुम्बा भी इसको कहा जाता है। यह नृत्य है असम का, बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक लोक नृत्य है, प्रकृति और पर्यावरण से ये संबंधित है। जाट जटिन को आप देखें, ये बिहार का है। उत्तरी भाग जो बिहार के हैं और मिथिलांचल यानी भागलपुर वाला एरिया, वहाँ पे ये काफ़ी लोकप्रिय है। नवविवाहित दंपति के बीच में जो नोकझोंक होती है, तो ये रियलिटी और इमेजिनरी चीज़ की बात हो रही है। मीठी नोकझोंक तो कम ही होती है, तीखी नोकझोंक ज़्यादा होती है। फिलहाल जो भी नोकझोंक होती है उसको इसमें वर्णित किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, अनोखे ढंग से दिखाया जाता है। तो ये चीज़ आपने देखी। इसके बाद झमुहर को देखिए, ये झारखंड और उड़ीसा दोनों में है। फसल कटाई नृत्य है, जनजातीय लोग इसको करते हैं। डंडा जात्रा उड़ीसा की है। प्राचीन लोक कलाओं में से ये एक है। नृत्य, नाटक और संगीत का ये अनोखा तालमेल है। बिहू जो है वो असम का है और पुरुष और नारियों दोनों के समूह के द्वारा इसको पेश किया जाता है। थांगटा मणिपुर का है और ये विशेष युद्ध नृत्य होता है। थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला। रांगमा को आप देख रहे हैं, रांगमा नागाओं के द्वारा किया जाने वाला युद्ध नृत्य है। रंगीन पोशाकों, आभूषणों, शिरस्त्राणों और इनसे मतलब तरह तरह के आभूषण और हथियारों से सज्ज जो नर्तक होते हैं वो युद्ध का पूरा एक काल्पनिक स्वांग तैयार करते हैं और उसी पर अभिनय करते हैं। सिंघी छम सिक्किम का है, मुखौटा नृत्य है और नर्तक जो है वो रोएदार खाल पहन के डांस करते हैं। बर्फ के शेर का वहाँ प्रतीक बनाया जाता है। तो ये कंचनजंगा की जो चोटी है उसकी स्तुति करते हैं, मतलब उसे श्रद्धांजलि देते हैं। कुम्मी ये तमिलनाडु और केरल दोनों में है और मईलट्टम भी केरल तमिलनाडु दोनों में है। बुट्टा जो है वो आंध्र प्रदेश का है। बुट्टा बोमालू का मतलब होता है टोकरी वाले खिलौने और ये पश्चिमी गोदावरी जिले में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद कईको कट्टिकली जो है ये केरल का है और मंदिर नृत्य है ये असल में। ओणम के समय जब फसल अच्छी होती है तो लोग खुशी मनाते हैं और पुरुष और स्त्रियाँ दोनों ही इसको करते हैं। इसके बाद पढ़ियनी है, दक्षिणी केरल में प्रचलित है। भगवती मंदिरों में यानी देवी के जो मंदिर होते हैं केरल में, दक्षिणी केरल में, वहाँ पर युद्ध कला से संबंधित, मतलब देवी दानवों का संहार करती है तो उससे संबंधित ये दिखाई देता है। इसके बाद कोलकली, परिचाकली, ये लक्षद्वीप और केरल दोनों में होता है। युद्ध कला नृत्य ये भी है। पटाकुनीथा ये मैसूर क्षेत्र में लोकप्रिय है, कर्नाटक। और चकियार कुथू ये केरल का है, एकल नृत्य है और सांप की भांति साज सज्जा करके इसमें नृत्य किया जाता है। वो कालबेलिया के ही ये समकक्ष है। इसके बाद झूमर को आप देख रहे हैं, ये पंजाब में होता है और आसपास के भी क्षेत्रों में ये प्रचलित है। जनजातीय सिखों के द्वारा किया जाता है। फसल कटाई के दौरान ये किया जाने वाला नाच है। और कर्मा ये छोटा नागपुर क्षेत्र में है, मतलब पूर्वी भारत में विशेष रूप से छोटा नागपुर के पठार में जो जनजातियां निवास करती हैं वो इसको करती है। इसके बाद आप राउत नाच को देख रहे हैं, तो ये राउत नाच जो है ये छत्तीसगढ़ का है। यादव समुदाय के द्वारा ये दीपावली के त्यौहार के दौरान होता है। दुमहल जो है ये बट्टल जनजाति का है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है। और फुगड़ी ये महाराष्ट्र और गोवा दोनों में होता है, कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चेराओ मिजोरम का है, लोक नृत्य है, बांस की छड़ियों के साथ किया जाता है और मूल रूप से ये विदेशी है। दलखई ये ओडिशा का है और मुख्य रूप से ओडिशा में दशहरा के त्यौहार के मौके पर यह किया जाने वाला जनजातीय नृत्य होता है। हुलीबेसा कर्नाटक का है और ये हुलीबेसा में बाघ की तरह के जो विचित्र पोशाक वाले पुरुष नर्तक होते हैं वो एक्टिंग करते हैं। इसके बाद आप टिप्पणी को देख रहे हैं, टिप्पणी जो है वो गुजरात की है
और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से ये व्युत्पन्न हुआ है, मतलब वहाँ से निकलकर ये पूरे गुजरात में फैल गया है। विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और एक लोकगीत की ताल पे ये धरती को सरापती हैं मतलब श्राप देती हैं और पीटती हैं। इसके बाद करडी का मतलब पुडुचेरी से है ये क्षेत्र, ये यहाँ पे होता है। और पुडुचेरी का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाने के लिए यही मौका होता है, दशहरे के आसपास इसे किया जाता है। तेराताली राजस्थान का है, कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। और होजागिरी जो है वो त्रिपुरा का है। इसके बाद लोक नाट्य कला का नंबर आता है। और लोक नाट्य कला जो है वो इसमें व्यापक रूप से देखा जा सकता है इसको, लेकिन जितना काम का है उतना ही पढ़ना है। तो अनुष्ठानिक नाट्य कला होती है, अगर इसे वर्गीकृत किया जाए 3 भाग में होती है। तो अनुष्ठानिक नाट्य कला है, मनोरंजन नाट्य कला है और दक्षिण भारतीय नाट्य कला है। अब अनुष्ठानिक वाली जो है इसमें अंकिया नाट आता है, रामलीला आती है, रासलीला आती है, भूत आराधना आती है, रम्मन भी इसी में शामिल है। मनोरंजन नाट्य कला को आप देखें तो इसमें भवई, दसकठिया, गरोडा, जात्रा, करियला, मांच, नौटंकी, ओजापाली, पंडवानी, पोवाडा, स्वांग, तमाशा, बिल्लू पट्टू, भांड पाथेर, भावना, दशावतार, भांड, ये सारे आते हैं। ये सब क्या है? मनोरंजन नाट्य कला का एग्जाम्पल है। दक्षिण भारतीय नाट्य कला में यक्षगान, बुर्रा कथा, पगती, वेशालू, बायलता, तालमड्डाले, थेयम, कृष्णट्टम, कुरुवंजी, ये सब आते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब थोड़ा सा साइंस वाले सेगमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कार्य शक्ति और ऊर्जा से शुरू हुआ है। कार्य क्या होता है ये पहले देखेंगे। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में बदलाव किया जाता है तो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसको कहते हैं कार्य। और यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य किया हुआ नहीं माना जाता है। अगर स्थिति नहीं बदलती है तो हम नहीं मानेंगे कि कार्य किया गया है। और किसी बल द्वारा किया गया कार्य बल के विस्थापन की दिशा में अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के तौर पे परिभाषित किया जाता है। मतलब इसको मैथमेटिकल तरीके से देखें तो कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और कार्य में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण ही पर्याप्त होता है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है और जूल जो है ये ऊर्जा के मात्रक के तौर पे भी काम करता है। मतलब 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, यानी न्यूटन मीटर, इसको आप MKS पद्धति में लिख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो सकारात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। और यदि कोई वस्तु दीवार को धक्का देता है और वह विस्थापित नहीं होती है तो माना जाएगा कि उसने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि उसका काम जो होता है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल के लंबवत होता है। अगली परिभाषा जो हम देखेंगे वो है शक्ति की परिभाषा। तो शक्ति को समय दर से परिभाषित करते हैं जिससे कि कार्य किया गया या ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है। किसी बल की औसत शक्ति उस बल द्वारा किए गए कार्य W और उसमें लगने वाले समय T के अनुपात के द्वारा परिभाषित होती है। P = W/T, यानी कार्य बटे समय। और आप जानते हैं कि कार्य और ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है, तो वैसे ही शक्ति भी एक अदिश राशि है। इसमें भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है और इसका एसआई मात्रक वाट होता है। 1 वाट का मान 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। जूल सेकंड इनवर्स लिखा है तो सेकंड इनवर्स का मतलब वो बटे में सेकंड था, जिसको कि ऊपर ले आए हैं तो माइनस पावर हो गई। 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के प्रवर्तकों में से एक थे जेम्स वाट। देखिए, भाप के इंजन पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, लेकिन हम जानते हैं पॉपुलरली जेम्स वाट को ही। वो केतली वाली कहानी की, उसमें पानी उबल रहा था और ढक्कन पे कोयला रखा हुआ था, लेकिन भाप की शक्ति से कोयला गिर जाता है और ढक्कन ऊपर नीचे होने लगता है। तो वो वाली कहानी से ये दिमाग में आता है कि भाप में बहुत ताकत होती है, लेकिन इस पर बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो कुल मिलाकर जो प्रवर्तक हैं जेम्स वाट, उनके नाम पे शक्ति के मात्रक का नाम वाट रखा गया है। और शक्ति का एक बहुत पुराना मात्रक है जिसे कि हम अश्व शक्ति कहते हैं, 746 वाट के ये बराबर होता है। और आजकल कार, मोटर बाइक इत्यादि की जो निर्गत क्षमता है उसको व्यक्त करने के लिए इसको किया जाता है। मतलब बड़ी जो पावर है उसको व्यक्त करने के लिए हम हॉर्स पावर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंजन वगैरह में। इसके बाद अब बल की परिभाषा को आप देखें तो बल वह बाहरी कारक है जो कि किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था या फिर एक सरल रेखा में एक समान गति की जो अवस्था है उसको बदल कर रख देता है और परिवर्तित करने की कोशिश भी करता है, तो भी उसको हम बल के ही दृष्टिकोण से देखेंगे। और इसका सूत्र क्या हो सकता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, पिंड का द्रव्यमान और पिंड में उत्पन्न त्वरण। क्योंकि बल लगाएंगे तो वेग में परिवर्तन होगा, उसकी जो रफ्तार है उसमें परिवर्तन होगा, तो वो त्वरण यहाँ प्राप्त होगा और उसका गुणा करेंगे। एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस में इसको कहते हैं डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो अगर हम कन्वर्ट करें तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, यानी 10⁵ डाइन के बराबर होता है। थोड़ा सा हिंदी वाले सेगमेंट को देख लेते हैं। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ दे रखे हैं, वह जो केवल अन्न, फल, शाक, सब्जी ही खाता हो उसको शाकाहारी कहते हैं। जहाँ से शब्द होता है वहीं पर बाण मारने की क्षमता रखने वाला, मतलब शब्द को या आवाज को सुनकर तीर सही निशाने पर मारने की क्षमता रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको शब्द भेदक कहते हैं, और ऐसे बाण को कहते हैं शब्द वेदी बाण। और सोने के स्थान को कहते हैं शयनागार। चांद्रमास का वह पक्ष जहाँ शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं शुक्ल पक्ष होता है, जिसे उजियाला पक्ष भी कहते हैं। जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो वो शास्त्रज्ञ है,
और वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसको शाक्त कहते हैं। जैसे विष्णु के उपासक वैष्णव होते हैं, शिव के उपासक शैव होते हैं, वैसे ही शक्ति यानी देवी के उपासक शाक्त होते हैं। आदरपूर्वक सिर पर धारण करने योग्य जो चीज़ है या स्वीकार करने योग्य उसको शिरोधार्य कहा जाता है। कहते हैं ना, आपकी आज्ञा सर माथे पर यानी शिरोधार्य। 100 में से 100 यानी 100%। 100 में से 100 यानी 100/100 अर्थात 100%। इसके बाद और देखें, वह जो शिव संबंधी यहाँ आप देख रहे हैं, वह जो शिव संबंधी या शिव के संप्रदाय के नियमों का पालन करते हैं वो शैव हैं। और जिसके हाथ में शूल हो वो शूल पाणी है, पाणी मतलब हाथ होता है। जो तेज चलता हो वो शीघ्रगामी है। और जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो शब्दातीत है, यानी शब्द की सीमाओं से परे है। जिसके सिर पर चंद्रमा है वो शशिधर है। और किसके सिर पर चंद्रमा है ये आप जानते हैं। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है वो शंकालु है। समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। और वह जिसका शोषण किया जाए वो शोषित होता है। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न होता है। शरण में आया हुआ शरणागत होता है। और वह जो किसी स्थान में शरण चाहता हो वो शरणार्थी होता है। जैसे अपने देश में बहुत सारे शरणार्थी घुस गए और ये शरणार्थियों की समस्या लगभग हर बड़ी कंट्री जो है वो झेल रही। वह जिसके ऊपर शासन हो वो शासित होता है। और जो सुनने योग्य चीज़ है उसे श्रव्य कहा जाता है। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था संबंधी जो चीज़ है उसको शैशव कहते हैं। 100 वस्तुओं का संग्रह शतक कहलाता है। और 100 वर्षों का समूह जो है वो शतवर्ष या शताब्दी कहलाता है। जो शक्तिशाली है उसे शक्तिमान कहेंगे, ठीक। और चांदनी रात को हम कहते हैं शर्वरी। शर्वरी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची आपने देखा होगा, लेकिन ऐसी रात्रि जिसमें कि चंद्रमा दिखाई दे रहा हो उसे कहेंगे शर्वरी। और पूर्णमासी की जो रात्रि है उसको राका कहा जाता है। फिलहाल सदैव रहने वाला शाश्वत होता है, या उसे अनद्यंत भी कह सकते हैं। मुर्दे या शव जलाने का जो स्थान होता है उसको शमशान कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे कि आप देखें, जिस आकृति में 6 कोण हो उसे षटकोण कहते हैं। और मास की जो 6वीं तिथि होती है उसको षष्ठी कहते हैं। 6 महीने का जो अंतर पे होने वाली चीज़ है उसको षटमासिक कहते हैं। जैसे कि अर्धवार्षिक चीज़ होती है वही चीज़ है। इसके बाद आप देखें स से, तो जो सदा जो सदा सत्य बोले वो सत्यवादी होता है, अर्थात असत्य न बोले। मांस से युक्त जो चीज़ है उसको सामिश कहते हैं, या आमिष भी कह सकते हैं। और मांस से रहित अर्थात निरामिष। अच्छे आचरण वाला सदाचारी होता है। और समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक होता है। संदेश को ले जाने वाला संदेशवाहक है। और जो सभी युगों के अनुकूल हो वो सर्व युगानुकूल होता है। जो आसानी से ग्रहण किया जा सके वो सुग्राह्य होता है। और जहाँ खाना फ्री में बंटता है वो लंगर होता है। सदाव्रत भी कहते हैं उसे, सदाव्रत। एक ही जाति के यानी सजातीय और अपना हित चाहने वाला स्वार्थी होता है। जो सभी को प्रिय हो वो सर्वप्रिय है। उच्च वर्गीय शासन को सामंतशाही कहते हैं। जो सबके प्रति समान भाव रखता हो या सबको समान निगाह से देखकर समझता हो उसे समदर्शी कहते हैं। और उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन होता है। जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो वो स्थानांतरित होता है। और जो स्त्री पति पर मर मिटे उसे सती कहते हैं। और जो पति अपनी स्त्री पर मर मिटे तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, ना कोई मान्यता ही है ऐसी कि पति को भी पत्नी के ऊपर मरना चाहिए। इसके बाद आप देखें, जिसमें स्नान किया जाए वो स्नानीय होता है। मतलब जिसमें स्नान कर रहे हैं आप, बाथ टब में बैठ के कर रहे हैं तो वो भी स्नानीय ही हो जाएगा। और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी होता है। और जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जाए वो स्थिर चीज़ होती है, दृढ़ कहा जाता है, या उसे अटल कहते हैं, या अच्युत भी बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।